बंद करो पीछे वाला। छुट्टी नहीं किधर पे आ रहा है? इसको देखो क्या आ रहा क्या? उसको बंद करो। आइए देखो इधर पोटेंशियल एनर्जी क्या है चीज? पोटेंशियल एनर्जी यही पढ़ना है। पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी में क्या पढ़े हो पहले ही बताओ। पोटेंशियल एनर्जी में क्या पढ़े? डिफिनेशन इसका क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का? लिखते हो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी इज द रुको पहले बता रहे हैं, इंग्लिश बताएंगे। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वह एनर्जी है। यहाँ पे दैट भी लिख सकते थे तुम्हारा मन करे तो। पोटेंशियल एनर्जी इज दैट एनर्जी। अब आगे लिखे थे एन ऑब्जेक्ट। इधर देखो इधर कैसे लिखा जाता है इसको देखो। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज, यहाँ पे लिखो चाहे तो क्या लिखो पोजेजेज POSSESS हैज। देखो ये सेकंड फर्स्ट फॉर्म हईवे करे। पोजेज में यस लगाया गया, हैज में यस थोड़ा लगाया जाएगा कि हैजेज किया जाएगा। उसका तो है वो हैज होता है ना प्लूरल सिंगुलर। हैव में यस लगा देते हो तो वो हैज हो जाता है, समझे? हैव में यस लगाने पे क्या हो जाता है हैज। और पोजेज में यस लगाना पड़ा तो पोजेजेज क्योंकि सिंगुलर नंबर है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बता रहा है ना। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी। अब यहाँ चाहते तो तुम और भी कुछ लिख सकते थे, विच। अगर चाहते तो विच, समझ गए? नहीं लिखोगे तब भी और बढ़िया है, लिख दोगे तब भी बढ़िया है, नहीं लिखोगे तो और बढ़िया है। ये सब रूल है ग्रामर का, समझे? हाँ, लिख दोगे तब गलत नहीं होगा, नहीं लिखे तो और बढ़िया हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी। अब विच लिखो, विच मतलब जो, विच का मतलब यहाँ हो जाएगा जो या जिसे, जो या जिसे एन ऑब्जेक्ट हैज पोजेजेज, जिसको ऑब्जेक्ट पोजेज करता है, समझ गए? मत लिखो, नहीं लिखना और बढ़िया होता है, नहीं लिखना और बढ़िया होता है। ये सब रूल है, समझ गए बात? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज या पोजेजेज। किसके कारण? किसके कारण? इधर देखो, ड्यू टू इट्स पोजीशन, ड्यू टू इट्स पोजीशन, इसके पोजीशन के कारण, और ड्यू टू इट्स पोजीशन और प्रॉपर्टी। शेप साइज आ गया प्रॉपर्टी में, सब शेप साइज सब प्रॉपर्टीज में आ गया। पोजीशन, प्रॉपर्टीज और क्या लिख सकते हो? बताओ बताओ बताओ। पोजीशन, प्रॉपर्टी और क्या लिख सकते हो? ड्यू टू रेस्ट, आर फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट, आर फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। वही बता रहे हैं, थोड़ा बहुत होगा डिफरेंस होगा, बस एकदम सेम बता रहे हैं, कुछ डिफरेंस नहीं, चाहे मिला लो। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी। देखो डिफरेंस है बहुत, थोड़ा बहुत हो सकता है, समझिए? एकदम कोई डिफरेंस नहीं। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट है, जो एक ऑब्जेक्ट के पास होता है। किस कारण से होता है? इसकी पोजीशन के कारण होता है, इसके पोजीशन के कारण होता है, प्रॉपर्टी के कारण होता है, और फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इस पे जितना फोर्स कर रहा है। यह हो गया डिफिनेशन, पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन हो गया, समझे? स्ट्रेच रबर बैंड बताया थे। फार्मूला क्या था? पोटेंशियल एनर्जी ई सफिक्स पी इक्वल टू mgh, समझ गए? इतना कल बता चुके, ड्राइव करना था। आप ड्राइव करना है, लिख रहे हैं, ये कल वाला बात हो गया। इसको याद करोगे पहले तब ना आगे पढ़ोगे। पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज पोजेजेज या हैज, एन ऑब्जेक्ट हैज या पोजेजेज दोनों एक बात है, दोनों मत छाप देना, हैज लिख के फिर आगे पोजेजेज गड़बड़ा जाएगा, तब दोनों बात एक है। ड्यू टू के कारण, इट्स पोजीशन के कारण, प्रॉपर्टी के कारण, फोर्सेस पे जितना काम करा उसके कारण। फार्मूला होता है mgh। क्वेश्चन कल वाला क्वेश्चन बोलो क्या? डिराइव द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बहुत आसान है। दूसरा क्वेश्चन बोलो। डिराइव द फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यही है ना? इधर देखो, बुक कॉपी है तो अपनी डिराइव
क्वेश्चन फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी POTENTIAL पोटेंशियल और राइट द पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यही था ना। कब लिखी है? दो ठे लिखे थे क्या क्वेश्चन? हाँ, और क्या और था? पहले और लिखिए। और फिर राइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हाइट। अरे तो समझ गए? हाँ समझ गए। राइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट एट हाइट h, एट हाइट h, और फिर गलत है। एट हाइट h। चलो इतने लिख दो। एच नहीं है, खाली एच है, उसका हाइट है, बस खाली हाइट है। एट ए हाइट, तभी कोई दिक्कत नहीं। एट ए हाइट, बताओ हम क्या करें? बस कोई दिक्कत नहीं। राइट द, वही बात, राइट द मिला लोगों को पोटेंशियल एनर्जी, वही चीज है जी, मीनिंग से मतलब है ना। समझिए क्या होता है? तो देखो बहुत आसान है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ग्राउंड यहाँ मान ले रहे हैं, यहाँ ग्राउंड है, यहाँ से यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था, मान लो बना दे रहे हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ऐसे बना दे रहे हैं, समझ गए? बना दिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ, बात समझे? इसको उठा के एच हाइट पे कर दिए, फिर इसे को उठा के एच हाइट पे लेके चले गए। बात समझ पाए? बना दी लो। इसका मास यम है, यहाँ भी इसका मास यम है कि नहीं? हाइट इसका एच हो गई, नीचे से ग्राउंड से यहाँ तक की हाइट इसका एच हो गई। अब इस पे फोर्स नीचे लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जी लग रहा है ना। फार्मूला क्या होता है? F इक्वल टू एम जी, F इक्वल टू एम जी। अब देखो पढ़े क्या हो, W इक्वल टू एफ इंटू एस काश थीटा, ये पढ़े हो? इस कंडीशन में थीटा इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा? W इक्वल टू एफ इंटू एस हो जाएगा, W इक्वल टू एफ इंटू एस। बात समझे? फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट एच है, तो एफ का वैल्यू कितना हो गया? एम जी। एफ का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे? एम जी। अरे देखो डब्लू ये क्या हो गया? एम जी। और एस का वैल्यू कितना हो गया? एच। एस का वैल्यू कितना हो गया? एच। इसको तो 180 भी इसका वो। अरे देखो डब्लू इक्वल टू कितना आ जाएगा? एम जी एच। वर्क डन इक्वल टू एनर्जी होता है, वर्क डन इक्वल टू एनर्जी होता है, तो वही हो गया एनर्जी। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बताओ। हो गया, आसान है एकदम, समझ गए? थीटा इक्वल टू तुम कुछ भी सर जी यहाँ 180 भी तो होगा। हाँ थीटा, जैसे डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, उसका फोर्स नीचे लग रहा है। हाँ तो माइनस अगर होगा भी, थीटा इक्वल टू मान लिए 180 डिग्री, समझ गए? तब क्या होगा? माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, आएगा वही, बस माइनस साइन का डिफरेंस रहेगा ना। आंसर तो वही आएगा, बस साइन का डिफरेंस रहेगा। बात समझे? साइन का डिफरेंस केवल रहेगा, बहुत बड़ा गड़बड़ है उसको। साइन का डिफरेंस प्लस माइनस बहुत, साइन का डिफरेंस इसमें मतलब नहीं होता है वर्क में ना। वर्क निगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि जीरो से हो ही नहीं रहा है, समझ गए? हो रहा है, समझ गए? वर्क तो हो रहा, काम हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, इसका मतलब एकदम माइनस में जा रहा है, इसका मतलब उधार थोड़ा ना हो गया है, समझ गए? नंबर उसका डायरेक्शन केवल बता रहा है ना वो, लेकिन लिया जाता है प्लस में ही, लिया जाएगा प्लस में, समझ गए? या हो गया। अब इसको लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा? इसी का आंसर अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे? इसी क्वेश्चन का आंसर लिखना है, पहले लिखोगे कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, लिखो इस तरह से आंसर यहाँ पे लिख के लिखो, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करना ऑफ मास स्मॉल m, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m रेज्ड टू ए हाइट, रेज मतलब उठा दिया गया उसको, रेज्ड टू अ हाइट
रेज टू अ हाइट स्मॉल h लिख दे, रेज टू ए हाइट स्मॉल h। बात समझे? बात समझ पाए कि नहीं? अब लिखोगे द फोर्स नीडेड, द फोर्स नीडेड टू लिफ्ट, लिफ्ट मतलब उठाने के लिए, द फोर्स नीडेड टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट। इस तरह लिखो, द फोर्स नीडेड मतलब आवश्यक, नीडेड टू लिफ्ट मतलब उठाना, लिफ्ट द ऑब्जेक्ट, फोर्स नीडेड टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट। क्या लिखोगे? इज इट्स वेट, इसका वेट होगा, द फोर्स नीडेड टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट इज इट्स वेट, इज इट्स वेट, यानी इसका जितना वेट रहेगा उतने फोर्स लगा के इसको उठाना पड़ेगा। उठाते समय ऊपर तो लगेगा ना फोर्स, तो इस बार तो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर हो गया ना। एक फोर्स लगेगा नीचे, जी वाला फोर्स लगेगा नीचे, इसी के अपोजिट में जो फोर्स उठा रहे हैं हम इसके, तो इसी के अपोजिट में एक फोर्स काम कर रहा है ना, एक फोर्स नीचे काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो हम उठाएंगे इसको अपोजिट फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स का अपोजिट ना, जितना है ऊपर भी उतना लगेगा, हम ऊपर वाला मान ले रहे हैं, F इक्वल टू mg। समझे? द फोर्स नीडेड टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट इज इट्स वेट, इज इट्स वेट, दैट इज F इक्वल टू mg। कोई दिक्कत है? बताओ। हो गया, दैट इज F इक्वल टू mg। अब बताओ, अब लिखो वर्क डन, यहां पे लिख देना वर्क डन, वर्क डन टू रेज फिर द ऑब्जेक्ट, वर्क डन टू रेज द ऑब्जेक्ट कितना होगा? वही फार्मूला, कौन सा? W इक्वल टू F इंटू एस काश थीटा से, हम यहाँ पे लिख दे रहे वर्क डन टू रेज द ऑब्जेक्ट, ये हो गया। अब यहाँ पे लिख दो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ऊपर वाला फोर्स ले रहा है जो ऊपर लग रहा है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? W इक्वल टू F इंटू एस, F के जगह पे mg रख देंगे और S के जगह पे h, S के जगह पे h, देखो कितना हो गया? W इक्वल टू mg इंटू h, तो आ गया, क्या आ गया? W इक्वल टू mgh आ गया, W इक्वल टू mgh आ गया। यही जो वर्क डन है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। दिस वर्क इज स्टोर्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लिखना पड़ेगा। अब ऊपर लिख रहे हैं, समझिए? अब ऊपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिख देंगे दिस वर्क इज स्टोर्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज ग्रेविटेशनल GRAVITATIONAL ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो W इक्वल टू E सफिक्स P, समझिए? दिस इंप्लाइज दैट E सफिक्स P इक्वल टू mgh, यह हो गया फार्मूला। बात समझे? हो गया, इसको बना लेना, काम खत्म। है कुछ? क्या हेडिंग डाले? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी GRAVITATIONAL ग्रेविटेशनल POTENTIAL पोटेंशियल एनर्जी, यह है हेडिंग। अभी बताए उसी एनर्जी को जो mgh वाली एनर्जी है उसी को क्या बोलते हो? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन देना है तो क्या करोगे? द वर्क डन इन रेजिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड टू अ सर्टेन हाइट,
द वर्क डन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनेशन क्या होगा? द वर्क डन इन रेजिंग एन ऑब्जेक्ट, द वर्क डन इन रेजिंग एन ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद टू अ सर्टेन हाइट, टू अ सर्टेन हाइट अगेंस्ट, क्या लिखा है जी? गलत है लिखा, AGAINST, अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी, या समझिए, अगेंस्ट द ग्रेविटी। द वर्क डन, रेजिंग की स्पेलिंग गलत लिखती है, RAI होता है। द वर्क डन इन रेजिंग एन ऑब्जेक्ट टू अ सर्टेन हाइट, यहाँ पे एक चीज और लिख सकते थे अगर चाहते तो, द वर्क डन इन रेजिंग एन ऑब्जेक्ट टू अ सर्टेन हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड। यहाँ पर अगर चाहते तो लिख सकते थे, तब भी वही बात पड़ेगी, फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड मतलब ग्राउंड से, समझिए, लिख दोगे तो बढ़िया हो जाएगा। द वर्क डन इन रेजिंग एन ऑब्जेक्ट टू ए सर्टेन हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, या इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं? चाहे इतना लिख दो, कुछ मत लिखो तब भी हो गया। द वर्क डन इन रेजिंग एन ऑब्जेक्ट टू अ सर्टेन हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अगेंस्ट द ग्रेविटी, ये हो गया तुम्हारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, समझिए। चाहे जैसे लिख सकते हो, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज, इतना लिख सकते हो शुरुआत में अगर तुम्हारा मन करे तो, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज, इसके बाद इन्वर्टेड कामा, डिफाइंड एज द वर्क डन इन रेजिंग एन ऑब्जेक्ट टू ए सर्टेन हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अगेंस्ट द ग्रेविटी, इस तरह भी लिख सकते हो, द वर्क डन इन रेजिंग एन ऑब्जेक्ट टू ए सर्टेन हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अगेंस्ट द ग्रेविटी इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चाहे इतना लिख दो, बस हेडिंग डाल के चाहे इतना लिख दो, मेन चीज इतना है, मेन चीज तो इतना है ना, आगे तो इज नोन एज लिख रहे हो या डिफाइंड एज, द वर्क डन इन रेजिंग एन ऑब्जेक्ट टू ए सर्टेन हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अगेंस्ट द ग्रेविटी, इतना है मेन, समझ गए कि नहीं समझ पाए? यही है मेन, या क्या है, इसे लिख दे, ई सफिक्स पी इक्वल टू mgh, नीचे लिख दो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ई सफिक्स पी इक्वल टू mgh। अब देखो, अगर हम कोई चीज यहाँ पे ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे है यहाँ पे मान लो, है नहीं, अगर हम सीधे ले जाएं इतना ऊंचाई पे h, यहीं पे है, एक बार यहाँ पे ले गए, फिर यहाँ पे ले गए, फिर यहाँ तब यहाँ पे ले गए, है नहीं, तब क्या फर्क पड़ेगा? कोई दिक्कत होगा? वहीं पे ले गए, फिर उतना दूरी ले गए जितना यहाँ है, उतना इतना इधर उधर करके ले जाएंगे तो कोई दिक्कत होगा? जिसका इतना यहाँ पे mgh अगर है, यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh है, तो इसका कितना होगा? कुछ होना चाहिए बदल के, ऐसे ही से गया तो कुछ तो चेंज होना चाहिए, है कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं जी? लेकिन चेंज नहीं होता है। अरे डिस्प्लेसमेंट तो उतना है ना, आई वाला, तो इसका भी mgh होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, यही लिखना है कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। नोट में पॉइंट नंबर 2, नोट में नंबर 1 पॉइंट या था, 2 नंबर 1 या, इस तरह बनाना है, समझिए। पॉइंट में द पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन द चूजन रिफरेंस लेवल, चूजन मतलब चुना गया, द क्या चीज? पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स, DEPENDS, डिपेंड्स ऑन
द चूजन रेफरेंस लेवल, REFERENCE, रेफरेंस लेवल, ब्रैकेट में लिख दो ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल या तो जहां से शुरू किया गया ग्राउंड लेवल या जीरो लेवल, ग्राउंड लेवल और जीरो लेवल, इसको ग्राउंड लेवल और जीरो लेवल, पहला पॉइंट होगा ग्राउंड लेवल और जीरो लेवल है। देखो एक तो हो गया, और इसको लिखना है कि पाथ पे डिपेंड नहीं करती, इसको लिखना तीसरे पॉइंट में, इसको लिखना है कि पोटेंशियल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती। डिपेंड किस पे करती है? वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करेगी? वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करती है। द वर्क डन बाय ग्रेविटी, अगले पॉइंट थर्ड पॉइंट, द वर्क डन बाय ग्रेविटी, द वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द वर्टिकल हाइट डिफरेंस। थर्ड पॉइंट, द वर्क डन बाय द ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन वर्टिकल, क्या लिखेंगे जी? वर्टिकल हाइट डिफरेंस, वर्टिकल हाइट डिफरेंस, वर्टिकल हाइट डिफरेंस, हाइट डिफरेंस। और इस पे नहीं डिपेंड करती है। नॉट द पाथ टेकन, नॉट द पाथ टेकन, या चूजन जो भी लिख सकते हो, नॉट द पाथ टेकन, नॉट द पाथ टेकन, या हो गया। बस 3 पॉइंट हो गया। इस तरह बना लेना। इस पे डिपेंड नहीं करती है, पाथ पे नहीं डिपेंड करेगी। बात समझ गए? क्या हो गया? या देखो यही है, जब मान लो कैसे होता है जी, ऐसे होता है, इसके बाद ऐसे धनुष बनती है, यही होता है। फिर इसके बाद बाण ऐसी लगाया जाता है कि नहीं? फिर इसको खींचा जाता है, क्या किया जाता है? नहीं, इसको खींचा जाता है, बढ़ाया जाता है आगे, ऐसे किया जाता है। फिर इसको ला के इस पे रख दिया जाता है, तो हई तना जाता है, हई तन जाता है, रस्सी तन जाती है कि नहीं? पूरा जब तन जाएगी तब इसके बाद छोड़ा जाता है इसको आगे बढ़ा छोड़ दिया जाता है। फिर बात समझे? अपन 3 5 मत करो, इधर देखो। जब छोड़ दोगे, इसमें कुछ स्टोर है ना, छोड़ने के बाद ये अपने फिर कंडीशन में आ जाएगा। पहले ढीला रहेगा, पहले ये ढीला रहता है, जब इसको पूरा तान दिया जाता है, इसमें प्रेशर आ जाता है, छूट जाता है जब, तो फिर ये ढीला हो जाता है, यही ना होता है। तो जब तना है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, जब तना है तो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। लिखो, व्हेन एन आर्चर, आर्चर मतलब तीरंदाज बोला जाता है, तीरंदाजी के खेल होता है। व्हेन एन आर्चर, आर्चर मतलब होता है तीरंदाज, समझे? आर्चर मतलब क्या होता है? तीरंदाज। तीरंदाजी खेल देखे नहीं क्या जी? धनुष बाण के होता है, ओलंपिक में खेल होता है, तुम लोग एकदम गायब हो। ओलंपिक में खेल होता है जी, और कॉमनवेल्थ गेम को सुने उने हो, समाचार कभी सुनती हो? व्हेन एन आर्चर रिलीजेज, लिखो, छोड़ता है। व्हेन एन आर्चर रिलीजेज एन एरो, व्हेन एन आर्चर रिलीजेज एन एरो, फिर कामा लगाओ, द, when an archer releases an arrow, the elastic potential energy, elastic, ELASTIC, the elastic potential energy, the elastic potential energy। इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इलास्टिक होता है ना जो इधर लगा रहता है, यह वाला इलास्टिक होता है, तना जाता है, होता कि नहीं? रबड़ टाइप में होता है,
धनुष बाण बनाए नहीं हो क्या जी कभी? पहले हम लोग बनाते थे, हम तो मार दिए थे, एक लड़के के धंस गया था, आखिर में बच गया, नहीं छोटा था वो भी आग में खड़ा था, ऐसे पूरा तान के हम किए थे। ये पूरा सरफुलाई देखे हो, सरफुलाई हाँ उसका बनाते हैं, धंस गया था उसके, हमारे बुआ का लड़का था, अभी तक उसके यहाँ पड़ा हुआ, समझ गए? अभी तो कौन आँखियों नहीं लगा, नहीं तो काने हो गया होता, अब तक काना रहता है, समझ गए? यहाँ पर लगा उसके सिर में, पूरा ताने हुए थे, तब तक गंगा में आ गया, बस लगा यहीं पूरा अंदर में जाकर घुस गया, समझ गए? हाँ एकदम नुकीला आगे रहता है, आगे एकदम नुकीला रहता है, अब बच गया, आँख में लगा होता तब तक, अब तक भी जिंदगी भर क्या रहता है वैसे, समझ गए? जिंदगी भर काना हो जाता है वो। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, लिखो स्टोर्ड इन द, स्टोर्ड इन, फिर क्या लिखें जी, खींचने में खर्च होता है। स्टोर्ड इन बो स्ट्रिंग, बो मतलब धनुष, स्ट्रिंग मतलब धागा, बो स्ट्रिंग, स्टोर्ड इन बो स्ट्रिंग, स्टोर्ड इन बो स्ट्रिंग मतलब धनुष का धागा ही जो है यह बो स्ट्रिंग, या क्या है? बो स्ट्रिंग है। कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, बो स्ट्रिंग इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। बस जो हिंदी में बताया वही इंग्लिश में लिख दिया, बस कठिन हो गया। इंग्लिश में तुम लोग मान लेते हो कठिन हो जाता है, तो अभी हिंदी में बताया तो बड़ा आराम समझ रहे थे। व्हेन एन आर्चर रिलीजेज एन एरो, जब एक तीरंदाज, तीरंदाज मतलब जो धनुष बाण चलाता है उसको बोला जाता है तीरंदाज, आर्चर उसको बोला जाता है। आर्चरी एक गेम है जो कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिलता है जीतने पे, निशाना लगाया जाता है, समझे? ऐसे बना रहता है, तुम लोग देखे नहीं, ऐसे बना रहता है तो निशाना जिस इसी में लगाना रहता है। हाँ तो धनुष बाण से लगाना रहता है, इसी में जाके जिसका लग जाता है, जिसका ज्यादा, यहाँ पे एक सेंटर रहता है, इसके करीब करीब जिसका ज्यादा रहता है उसको जीत जाता है, समझ गए? जिसका एकदम बीच में रहता है वो तो एकदम जीता है, समझ लो। सबका यहाँ पे लग नहीं जा पाता, यहाँ जिसका लगा नजदीक नजदीक वो जीत जाएगा, कई बार मानना पड़ता है ना, समझ गए? तो स्वर्ण पदक मिलता है तब, समझ गए? धनुष बाण कौन चला पाएगा, ये आपकी बात याद है? अरे धनुष बाण चलाया जाता है, जाके देखना जी, तुम अभी दिखा रहे हो। व्हेन एन आर्चर रिलीजेज एन एरो, जब एक आर्चर एरो छोड़ता है, रिलीजेज मतलब छोड़ता है, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बो स्ट्रिंग, बो के जो स्ट्रिंग है, वो धनुष की जो स्ट्रिंग यानी धागा है, उसमें क्या होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, इसी में क्या होती है? स्टोर, क्योंकि तनान गया है, तना गया, इसीलिए इसमें क्या है? स्टोर है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है इन बो स्ट्रिंग, इसमें इज कन्वर्टेड, या किसमें कन्वर्ट हो जाती है? जब ये छूट जाता है, जो एनर्जी इसमें रहती है वही इसको भगाने में कन्वर्ट हो जाती है, तभी भागता है यही वाला, समझिए? तभी टूट जाता है, जो इसमें एनर्जी स्टोर थी वह इसमें लग गई तो चला गया आगे, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। बात समझ गए? हो गया काम खत्म, एग्जाम्पल हो गया। अरे उस पे कूदोगे, अगर इस पे कूदे तो तुमको कूदा देगा, वही होता है ट्रैम्पोलिन, वही होता है ट्रैम्पोलिन। जैसे इस पे कूदोगे तो चोट न लगेगी, वो ऐसा होता है, इस पे कूदोगे तो तुम खुद उछड़ जाओगे, ऊपर उछड़ जाओगे ना। ट्रैम्पोलिन पे अगर कूदता है कोई, वो रबड़ का होता है, रबड़ टाइप में, समझिए? रबड़ टाइप में होता है। हाँ स्प्रिंग भी होता है, स्प्रिंग अंदर चाहे जो लगा रहे, स्प्रिंग लगा रहे या रबड़ रहे, रबड़ रहेगा पूरा रबड़ टाइप में रहेगा, स्प्रिंग रहेगा तो स्प्रिंग रहेगा, फेंक देगा ऊपर, समझिए? ऊपर फेंक देगा तुमको, फेंका जाओगे, फिर आओगे नीचे, समझिए? उसी को बोला जाता है ट्रैम्पोलिन। तो उसमें जब कूदते हो तो दबता ना है पहले, तो दब गया जब, तो क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। दबा तो क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। और जब तुमको ऊपर फेंका, वही पोटेंशियल एनर्जी तुमको उठा के फेंक दिया ऊपर, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। वही लिखना इंग्लिश में, कैसे लिखा है? ये तो लिखवाए हैं ना, ये क्या लिखा है? तो धनुष बाण वाला लिखा है। हाँ तो एक और लिखो, ट्रैम्पोलिन वाला एग्जाम्पल लिखो। व्हेन समवन जंप ऑन अ ट्रैम्पोलिन,
जब कोई कूदता है, व्हेन समवन जंप्स ऑन ए ट्रैम्पोलिन, व्हेन एग्जाम्पल नंबर 2, व्हेन समवन मतलब कोई भी, जंप्स मतलब कूदता है, ऑन ए ट्रैम्पोलिन मतलब एक ट्रैम्पोलिन पे, ऑन ए ट्रैम्पोलिन तो क्या होता है, उसमें स्प्रिंग लगी रहती है, बता रहे हो तुम लोग? हाँ तो लिख दो वही चीज, द स्प्रिंग इन द बेड, द स्प्रिंग इन द बेड, द स्प्रिंग बेड की तरह होता है, गद्दा की तरह एकदम, समझे? उस पे कूदने पे द स्प्रिंग, हाँ इन द बेड, स्प्रिंग स्प्रिंग SPRING स्प्रिंग। अरे भाई जी शॉर्ट कर मिट्टी है। अच्छा के लिख दिया तभी तो गड़बड़ा रहा है, स्प्रिंग रहेगा, स्प्रिंग ठीक है, हाई वाला स्प्रिंग ऐसे जो बना रहता है, हाँ वही वाला स्प्रिंग। हाँ द स्प्रिंग इन द बेड, द स्प्रिंग इन द बेड क्या करेगी, क्या करती है स्प्रिंग बताओ? द स्प्रिंग इन द बेड स्टोर करती है, स्टोर, स्टोर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, या लिखो स्टोर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर, स्टोर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर इलास्टिक, खिंचाने पुचाने से जो भी एनर्जी रहती है पोटेंशियल एनर्जी उसको बोला जाता है। हर बैंड अगर खींचोगे तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी, समझिए? अगर रबड़ का कोई चीज खींच रहे हो उसमें क्या स्टोर रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक वाली, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर स्प्रिंग व्हेन समवन जंप्स ऑन ए ट्रैम्पोलिन, द स्प्रिंग इन द बेड, फिर क्या लिखें, स्टोर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर इलास्टिक POTENTIAL इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, समझ गए? एज दे स्ट्रेच, एज दे स्ट्रेच STRETCH जब स्ट्रेच होता है, बात समझ पाए? अब ये भी लिखने की जरूरत है कि हमको उठा फेंक देती, इसको क्या लिखें, हो गया समझे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो हो गया। यही जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, जब उस पर हम कूदते हैं तो वही हमको ऊपर उठा देती है, फेंक देती है उठा के, समझ गए? और एक आध एग्जाम्पल लिखो। और जैसे रैकेट खेलते हैं हम लोग, रैकेट मतलब बैडमिंटन, बैडमिंटन जब खेलते हैं तो कैसे वो जब उस पर लगता है तार पे जाके, चिड़िया जब लगती है तो उसको दबा देती है, थोड़ा सा टच होता है ना उस पर, दबता है, तो फिर वही जब दबता है तो उसी से फिर उधर भागता है, जब हम लोग मारते हैं समझिए, दबने के कारण भागता है आगे, उसको कैसे लिखो? स्ट्रिंग मतलब धागा, लिखो उसका, लिखो व्हेन ए बॉल हिट, नेक्स्ट वाला लिखो, थर्ड वाला एग्जांपल लिखो, व्हेन अ बॉल BALL बॉल, उसमें टेनिस खेलते देखे हो, टेनिस, अरे बोलो मत अपने में, व्हेन अ बॉल, टेनिस, हाँ टेनिस वाले हम लिख रहे हैं, ये चिड़िया वाला नहीं लिख रहे हैं, उसमें ज्यादा तेजी से लगता है टेनिस वाले, टेनिस का बॉल बहुत तेजी से भी लोग मारते हैं ना। सानिया मिर्जा का नाम सुने हो? टेनिस खेल रही थी, मारिया शारापोवा, सेरेना विलियम्स, देखोगे सेरेना विलियम्स को तो कहोगे ये बाप रे बाप, जाके देख लेना था नहीं, समझ गए? कहोगे ये बाप रे बाप, ऐसे भी होते हैं क्या, और तुरंत ऐसे ना होती है क्या, देख लेना जाके तुम लोग थोड़ा, समझ गए? सेरेना विलियम्स फीमेल है ना, सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम, दो थे, दोनों बहन है, सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम, समझिए? अमेरिका के जाके देखना थोड़ा, सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम, कहोगे अरे बाप रे बाप, तो पहली बार देख रहे हैं मैं, समझ गए? जाके देखना, समझ गए? सानिया मिर्जा को देखोगे कहोगे हाँ ठीक, सही चल रहा है, ठीक ना, ऐसे होती है, और ठीक ना, हाँ उन सबको देख लोगे कहोगे अरे बाप रे बाप, ये तो कहाँ है सब, ठीक है? समझ गए? व्हेन ए बॉल हिट्स द स्ट्रिंग लिखो, व्हेन ए बॉल हिट्स द स्ट्रिंग, जाके देख लेना, व्हेन ए बॉल हिट्स द स्ट्रिंग ऑफ ए रैकेट, स्ट्रिंग ऑफ ए रैकेट,
उसको रैकेट बोला जाता है जिससे मारा जाता है। समझिए, बाल जिससे मारा जाता है ऐसे है, ऐसे रहता है, इसमें तार लगा रहता है, इस पे बाल आता है तो मारा जाता है जो है इसको बोला जाता है रैकेट। इसको क्या बोलते हो? इसमें ऐसे लगा रहता है यहाँ पकड़ने वाला, इसी से मारा जाता है। समझिए, उधर से भी एक मारेगा, इधर से मारेगा। समझिए, और डबल वाला भी होता है, दो लोग खेलते हैं दोनों साइड से। व्हेन ए बॉल हिट द स्ट्रिंग ऑफ ए रैकेट, द स्ट्रिंग डिफार्म मतलब द स्ट्रिंग डिफार्म मतलब उसका रूप बदल जाता है। द स्ट्रिंग डिफार्म्स द स्ट्रिंग डिफार्म and then return to their original shape. Deforms and then return to their original shape. यह एग्जाम्पल हो गया। When a ball hit the string of a racket, जब एक बॉल रैकेट के स्ट्रिंग को हिट करती है, द स्ट्रिंग डिफॉर्म्स, स्ट्रिंग जो होती है, स्ट्रिंग मतलब धागा जो उसमें लगा रहता है, वो डिफॉर्म हो जाता है, उसका रूप बदल जाता है। रूप क्या होता है? बदल जाता है, चपक वपक जाता है ना तेजी से मारने पे। एंड देन रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप, जब बॉल चली जाएगी तो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। तो उसमें जो क्या होती है, वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या स्टोर रहता है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वही स्टोर रहती है। तो बॉल भागती है ना, वही काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्ट्रिंग में, रैकेट की स्ट्रिंग में जो स्टोर रहती है, वही इसको चेंज कर देती है। बॉल इसीलिए भागती है मारने पूछ से। बात समझ गए? यह होता है। एग्जाम्पल हो गया 3 ठो। बात समझ? यह है क्वेश्चन, फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के पास कितना एनर्जी है बताना है। उसका मास m = 10 kg दिया है, m = 10 kg। व्हेन इट इज एट ए हाइट h = कितना दिया है? 6 मीटर दिया है। और g = दिया है 9.8 मीटर सेकंड का पावर -2। फार्मूला होता है E∑P = mgh। तो आ गया आंसर 10 × 6 × 9.8 यानी 98 × 6 आ गया। 6 8 48 के 8 6 9 54 58, यह आ गया। यह क्या आ गया? क्या आ गया? ये जूल लिख दो, चाहे तो क्या लिखो इसको, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड का पावर -2, या लिख दो। या तो ये भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो, अगर नहीं न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो। या सब है, चाहे जो लिखो, जूल में आंसर दिया रहेगा। और लिखो एक क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज एट ए सर्टेन हाइट एबव द ग्राउंड। m = दे दिया है 12 kg एट ए सर्टेन हाइट एबव द ग्राउंड इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, यह दे दिया E∑P = mgh दे दिया है कितना? 480 जूल। यह दे दिया है। फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, h = क्वेश्चन मार्क, यह निकालना है। और g = दे दिया है 10 मीटर सेकंड का पावर -2 है। देखो mgh = जब आ गया 480 तो m का वैल्यू दिया है 12 और g का वैल्यू 10 दिया है, तो h = 480 यानी क्या? h = 12 × 48 यानी 4 मीटर आ गया आंसर, है नहीं? 4 मीटर ऊपर है, समझिए 4 मीटर ऊपर है ऑब्जेक्ट। वेट दिया है, वेट यानी क्या होता है? इधर देखो, वेट मतलब क्या दिया? मास नहीं दिया है, एफ दिया है। वेट मतलब एफ होता है, mgw दिया है, mg दिया है, या दिया है, कितना दिया है? लेकिन ये तो कैसे लिखा है? तो केजी में कहाँ लिखा जी? जब वेट दिया तो केजी में कहाँ लिखा? इसका मतलब मास दिया क्या? तो गड़बड़ किया है।
ये बैग आप यहाँ पे वेट दे दिया 200 केजी, तो 200 केजी कहाँ लिखा, इसका मतलब मास है लग रहा दिया, सही तो भी हमें गड़बड़ा के लग रहा है कि नहीं। मास केजी अगर वेट देता तो केजी के साथ इसका भी नहीं लिखता है कि नहीं, इसका भी लिखना चाहिए केजी इसका क्या होता है केजी मीटर सेकंड का पावर -2 इन्हें लिखना चाहिए। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका होता है और इसका केजी होता है, यहाँ पे केजी क्यों लिखा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे लिखा वेट, तो गड़बड़ मामला चल रहा है कि नहीं। मास लिखना चाहिए था, चलो कोई दिक्कत नहीं, यम ही मान ले, यम जब यहाँ केजी दिया तो यम मान ले रहा है, 10 मान के लगाइए ना, यम इक्वल टू 200 केजी मान लिए, ठीक ना। बहुत आसान, यहाँ पे केजी दिया इसीलिए यम माने इसको, क्योंकि मास का यूनिट क्या होता है केजी, समझिए। अगर केजी मीटर सेकंड पर -2 दिया रहता तो उसको मानते हैं इक्वल टू, और क्या दिया है टू व्हाट हाइट इट शुड बी रेंज, एच इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पोटेंशियल एनर्जी ई सफिक्स पी इक्वल टू एम जी एच इक्वल टू कितना दिया है 9800 और जी का वैल्यू कितना दिया है 9.8, इसी में रख दो। एम का वैल्यू कितना हो गया 200 और जी का वैल्यू हो गया 9.8 इंटू एच इक्वल टू 9800 है, देखो कितना हो जाएगा, है क्या हो गया जी 980, 2 इंटू 980 हो गया इसको इंटू एच, आई समझ पाए कि नहीं, कुल कर ले कैसे समझ गए, कुल समझ गए, सारा तो दिमाग में हाँ 2 इसमें चला गया है, देखो यहाँ पे आ गया 10, अब कोई दिक्कत है, तो एच इक्वल टू 10/2 यानी 5 मीटर ऊपर है, 5 मीटर ऊपर, 5 मीटर ऊपर उठाना पड़ेगा, कितना ऊपर उठाना पड़ेगा 5 मीटर। द वीट हाइट शुड इट बी व्हाट लिखा है, द व्हाट हाइट इट शुड इट बी रेंज, तो कितना मीटर उठाना पड़ेगा पता नहीं, 5 मीटर, इट शुड बी रेज्ड 5 मीटर। हमारा तो 10 मान के लगा 4.9 आया, 5 आएगा जी, जब 9.8 दिया तो कहाँ 10 मानोगे, 5 मीटर आएगा आंसर। भाई पहले आप कहीं नहीं बताए तो